नमस्कार दोस्तों, विश्व की राजनीति में बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और यूएसए और रशिया के बीच में और साथ में जो यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है इतने टाइम से, उसको लेकर आज दिनांक 5 तारीख को पेरिस सम्मेलन हुआ। यहाँ पर 26 देशों का ये सम्मेलन हुआ। इसके अंतर्गत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी। और साथ में जो 26 कंट्रीज़ है, इसमें नाटो के प्रमुख मार्क रूट भी यहाँ पर शामिल है। इनके द्वारा क्या बोला गया कि हमारे द्वारा रशिया के ऊपर सेना तैयार की जाएगी। रीएश्योरिंग, आप यहाँ पे समझिए, ये बात आ रही है रीएश्योरिंग फोर्सेस, मतलब हम आपको एश्योर करेंगे कि आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब क्या ये डायरेक्टली वेज वार के रूप में देखा जा रहा है रशिया के साथ में? नहीं, ये वेज वार के रूप में नहीं है। ये बाद में जब ये समझौता कंप्लीट हो जाएगा, रशिया यूक्रेन का वार रुक जाएगा, तो उसके बाद में यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए ये रीएश्योरिंग फोर्स लगाई जाएगी। इसके ऊपर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया आई है, साथ में रशिया की क्या प्रतिक्रिया आई है, हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग-अलग अखबारों के द्वारा एक खबर छपी हुई है कि रशिया के सॉरी यूक्रेन में जो नाटो की सेना तो नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग रीएश्योरिंग फोर्स बोलेंगे, जो 26 देशों के द्वारा मिलके बनाई जाएगी। इसके अंदर अभी अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से इसके अंदर सहयोग करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पुतिन के द्वारा इसको लेकर क्या बोला गया, ब्रिटिश ट्रूप्स इन यूक्रेन लेजिटिमेट टारगेट फॉर रशिया। साथ में बोला गया वेस्टर्न ट्रूप्स इन यूक्रेन वुड बी टारगेट फॉर रशियन फोर्सेस पुतिन। पुतिन का इसके अंदर साफ कहना है कि आप किसी भी तरह का शांति समझौता अगर करेंगे, तो हमें ये स्वीकार होगा यूक्रेन और रशिया के मामले को लेकर। मगर अगर आप किसी भी तरह का जो ट्रूप्स है, वो यूक्रेन के अंदर अगर तैनात करेंगे, तो हमें किसी भी तरीके से ये चीज़ें स्वीकार नहीं होगी। इसको हम लोग लेजिटिमेट वार के रूप में घोषित करेंगे। लेजिटिमेट वार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सैनिक है या फिर किसी तरह के अस्त्र-शस्त्र है, उसके खिलाफ वार यहाँ पे किया जाएगा। इसके अंतर्गत महिलाओं, बच्चों इनको छोड़ दिया जाता है। मतलब वैधानिक रूप से इसको आगे भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ये यहाँ पर इसका काउंटर करके कहता है। अब बात ये आ रही है कि जब इन दोनों की हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो नाटो की कोई आर्मी नहीं है, जो बात की जा रही है रिएश्योरेंस आर्मी की, ये 26 देशों की संयुक्त फ़ोर्स होगी। उसका उद्देश्य क्या होगा? युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना। इसमें क्या होगा? बॉर्डर, एयरबोर्स, बंदरगाह पर ये सैनिक लगाए जाएँगे। मतलब डायरेक्टली वो जो फ्रंट के रूप में ये वार नहीं करेंगे, ये बॉर्डर, एयरबेस और बंदरगाहों पर सैनिक लगाए जाएँगे। उसके बाद में सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। अमेरिका की भूमिका इसके अंदर ये रहेगी कि ये डायरेक्टली सीधे सैनिक नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा? एयर सपोर्ट दे देगा, इंटेलिजेंस और मिलिट्री प्लानिंग की तरह दे देगा। मतलब ये फ़ोर्स यूक्रेन को भरोसा दिलाएगी कि वो अकेला नहीं है। देखिए, क्या हो रहा है कि इतने समय से जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। नाटो का सीधा-सा मतलब ये है कि जो देश नाटो का सदस्य बनेगा और अगर उसके ऊपर हमला किया जाएगा, इसका मतलब है पूरी की पूरी नाटो सदस्यों के ऊपर हमला माना जाता है, वो पूरी नाटो फ़ोर्सेस उसके लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएश्योरेंस फ़ोर्स का यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, तो हुआ क्यों? है ना? रशिया जो है वो यूक्रेन को क्यों हड़पना चाहता है या उसकी ज़मीन लेना चाहता है? अमेरिका इसके अंदर अमेरिका की क्या भूमिका? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है, वो क्यों इनको शामिल नहीं होने देना चाहते हैं? हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए, रशिया और साथ में कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को। ये करीबन द्वितीय विश्व युद्ध की हम लोग बात करते हैं, 1945 जब ये युद्ध खत्म हुआ, 1939 से लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस की जा रही है। 1939 से लेके 1945 के समय पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ 1945 के खत्म होने के बाद में ये जो यूरोप के देश थे, इतनी बड़ी शक्तियाँ नहीं बचे। ना इनकी शक्तियाँ कहीं न कहीं कम हो गई थी। इस समय सिर्फ़ अमेरिका और यूएसएसआर जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, यही 2 महाशक्तियाँ बची हुई थी। 1991 में क्या हुआ, ये जो सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। जब इसका विघटन हुआ इसका मतलब इसके अंदर से 15 कंट्रीज़ निकली। 15 कंट्रीज़ निकली जिसके अंदर जो रशिया था, उसका प्रभुत्व जो था वो कहीं न कहीं ज़्यादा था। रशिया जो थी वो उसका प्रभुत्व इस समय पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद में यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया। साथ में ये हुआ यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया इस समय पे। उसके बाद में इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती है
कि अलग-अलग छोटे-छोटे देश इस जगह पे बनने लग गए। तो क्या होता है कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया है, जो उसका हिस्सा है, ये देख लीजिए, यूक्रेन जो है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो पूर्वी हिस्सा है और साउथ वाला जो हिस्सा है, ये जो रशिया है, इनको अपना खुद का अपना मानता है और साथ में यहाँ के जो देश है, इसके अंदर इन जगह पे करीबन 10% पॉपुलेशन जो भी रशिया की है। यूक्रेन अपने आप में खनिज पदार्थों से एक सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है, वो बहुत अधिक मात्रा में है। इसका मतलब है कि रशिया जो है, वो उसको अपने आप में मिलाना चाहता है, मगर यूक्रेन इसके अंदर मिलना नहीं चाहता था। वो उसका कहना है कि मेरा खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और साथ में वो जो रशिया है, वो साम्यवादी देश है और कम्युनिस्ट देश है और यूक्रेन जो है अपने आप के जुड़ाव को यूरोप और अमेरिका जैसे जो लोकतांत्रिक देश है, उसके साथ में करना चाहता है। अब क्या हुआ इसके बाद में 2014 में यहाँ पे बात आती है 2014 की। ये सब चीज़ें चल रही थी कि अलग-अलग जो थे, 2005 के टाइम की बात है, जो रशिया में जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, सॉरी यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, वो रशिया का कहीं न कहीं समर्थक था। तो 2013 के टाइम पे उसका तख्ता-पलट हो गया, वहाँ पे आंदोलन चलने लग गए। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्रीमिया है, इसके अंदर 2014 में कब्जा कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे उनका जो पोर्ट है, वो कहीं न कहीं जो कंट्रीज़ है उसको काउंटर करने के लिए अच्छी तरह से कार्य करता है। इसके बाद में जब ये शुरुआत होती धीरे-धीरे करके रशिया ने अपनी जो सेनाएँ हैं, वो यूक्रेन के अंदर बढ़ाना चालू कर दी। 22 फरवरी 2022 की बात है। 22 फरवरी 2022 को रशिया के द्वारा वापस यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ऐसे समय पे क्या होता है कि ये जो पश्चिमी देश है, वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। इनके द्वारा डोनेट्स्क और लुहांस्क के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, मगर दूसरे जो है वो बाद में खार्सन और यूक्रेन के द्वारा उनको वापस ले लिया जाता है। अब ये इतनी सारी चीज़ें होती है, तो इसके अंदर क्या आता है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों बोलते हैं कि आप इस जगह को खाली करो। अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से रशिया जो है वो महाशक्ति वापस बन जाए और वो अपने आप को एक तरफ़ा महाशक्ति दिखाना चाहता है। फिर क्या था, नाटो के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। नाटो एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपको नॉर्थ अटलांटिक सी दिख रहा है, यहाँ पे यूएसए, कनाडा हुआ है और साथ में जो यूरोप के देश हुए हैं, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, ये सब जो कंट्रीज़ है, वो इसका एक संगठन है। साथ में यूरोपियन यूनियन भी इस जगह पे आ जाता है, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़, जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ है, उसके अंदर इसके अंदर शामिल होता है। ये नाटो के अंदर आपका यूक्रेन शामिल होना चाहता है, मगर रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि नाटो के अंदर यूक्रेन शामिल हो। अदरवाइज़ क्या होगा, यूक्रेन के पास में पहुँच हो जाएगी। नाटो की जो पहुँच है यूक्रेन तक पहुँच जाएगी और ये कहीं न कहीं अमेरिका के शक्ति संतुलन के खिलाफ हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि जो रीएश्योरेंस फ़ोर्स की जो बात की जा रही है, वो किस तरीके से अलग-अलग चीज़ों मतलब देशों के लिए, संगठनों के लिए उपयोगी है। देखिए, यूक्रेन के लिए क्या आ जाएगा, युद्ध के बाद में भी सुरक्षा का भरोसा हो जाएगा और यूरोप से जुड़ाव उसका और ज़्यादा गहरा हो जाएगा इसके कारण। रशिया के लिए क्या है, डायरेक्ट नाटो से खतरा है। रशिया नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की जो फ़ोर्सेस है, वो यूक्रेन के अंदर तैनात की जाए। वो उसको वेज वार के रूप में कहना चाह रहा है, मगर ये जो कंट्रीज़ है वो कह रही है कि किसी भी तरह का वेज वार इस जगह पे नहीं होगा। यह कदम रूस-पश्चिम टकराव को और बढ़ा सकता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर हो सकता है? अमेरिका और यूरोप, है ना? अब सिर्फ आर्थिक मदद से बढ़कर सैन्य गारंटी तक पहुँच गए हैं। इससे नया कोल्ड वॉर का माहौल बन सकता है। चीन भी इसको ध्यान में देख रहा है, क्योंकि कल को ताइवान के लिए भी ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है। क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद में अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए कि आप ये जो वॉर है उसको रोक दो। साथ में भारत के ऊपर भी सैंक्शन या कह सकते हैं टैरिफ लगाए गए कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर हमारे द्वारा 25% का और टैरिफ लगाया जा रहा है। इसका मतलब है टोटल मिला के ये 50% का टैरिफ इस जगह पे बन चुका है। यूक्रेन में इतने समय से लोग मारे जा रहे हैं और साथ में ये जो दोनों देश युद्ध कर रहे हैं, उसके कारण लाखों, अरबों, खरबों रुपए की हानि हो रही है। हम लोग ये देख सकते हैं इस जगह पे। आपको क्या लगता है कि जो रीएश्योरेंस फ़ोर्स है, वो क्या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा? या फिर हो सकता है कि ये जो समाधान है, रशिया-यूक्रेन युद्ध का, ये कंप्लीट कर सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।